Hello everyone, welcome back to Physics Drift Academy. I am Mahipal Swami. Hope you are doing well. And today we will discuss our next topic of electrostatic. And these are torque acting on electric dipole in uniform electric field, potential energy of a dipole, and amount of work done for rotating dipole in a uniform electric field. तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक से, फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करते हैं। सो दिस इज आवर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। नाउ वी कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of charge minus q and plus q, and this is its center O, and the distance between these two charges is 2d, and it is represented by AB. Now according to this diagram, this dipole is making theta angle from the uniform electric field E. अगर अब हम बात करें हमारे नेट फोर्स की, नेट लीनियर फोर्स की, सो अ नेट लीनियर फोर्स इज ज़ीरो। अब यहाँ ये ज़ीरो कैसे हुआ? अब देखो हमारे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और ये दोनों चार्जेस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। इस वजह से इन दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो माइनस क्यू पे चार्ज लगेगा वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो लेक्चर था उसको वापस देख सकते हो। और पॉजिटिव चार्ज जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, दिस इज़ F1 वेक्टर एंड दिस इज़ F2 वेक्टर। सो वैल्यू ऑफ F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ QE वेक्टर एंड F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस QE वेक्टर। तो ये जो दोनों फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो देयरफॉर हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है दैट नेट लीनियर फोर्स इज ज़ीरो। जो हमारा लीनियर फोर्स है वो ज़ीरो है यहाँ पर। लेकिन ये जो दोनों फोर्स है, इन दोनों फोर्स में एक ख़ास बात ये है कि इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर इज एक्टिंग हियर, बट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्सेज आर टोटली डिफरेंट। दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, मैच नहीं हो रही। इसलिए ये दोनों फोर्सेज एक पेयर को फॉर्म करेंगे एंड ड्यू टू दैट पेयर दिस डाइपोल विल रोटेट इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये जो दोनों फोर्सेस है वो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे सो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीनिंग है ये इन दोनों फोर्सेस की जो हम बात कर रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज़ आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डायग्राम में देखते हैं ये कहाँ है। ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं हम कि इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, यहाँ से पॉइंट बी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लेट एज्यूम दैट दिस पॉइंट इज C. Now perpendicular distance between F2 and F1 is, from this figure it is BC. दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? BC है। तो अब हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो ट्रायंगल मैं यहाँ पर वापस फॉर्म कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल में दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, और ये डिस्टेंस कितनी है? 2D है। ओके, एंड दिस एंगल इज थीटा। बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो अब इस डायग्राम में अगर आप साइन थीटा फाइंड करो, देन साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूस इज 2D, सो BC इज 2D साइन थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ BC। अब ये दोनों वैल्यू
यानी बी सी की वैल्यू और जो फोर्स की वैल्यू है हमारे फॉर्मूला में पुट करते हैं हम। फॉर्मूला में पुट करने से हमें मिलेगा दैट टो इज इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स कौन सा है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसकी वैल्यू होगी क्यू ई। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, पुट करते हैं दैन टो इज इक्वल्स टू क्यू ई एंड बी सी इज 2d साइन थीटा। सो टो इज क्यू 2d ई साइन थीटा। अब आपको ये पता है ये मैंने यहाँ पर इनको क्यों एक साथ लिखा है? क्योंकि हमें मालूम है वी आर टॉकिंग अबाउट डाइपोल। जो जहाँ पर भी डाइपोल आएगा उधर एक फिजिकल क्वांटिटी जरूर आएगी, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अकॉर्डिंग टू दिस डाइपोल, तो चार्ज यहाँ पे q है और बीच की डिस्टेंस इधर 2d है। सो q इंटू 2d कैन बी रिप्लेस बाय p। सो आर टॉर्क टो इज इक्वल्स टू p e साइन थीटा। p e साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। अब हमें मालूम है टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। अब यहाँ पर टॉर्क की अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, मान लिया ये पी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है, और अगर आप एक स्क्रू को P से E की तरफ रोटेट कर रहे हो, P क्रॉस E कर रहे हो, तो उस स्क्रू का मोशन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा, यानी इस पेज के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टो वेक्टर। ये हमारे उस टॉर्क की डायरेक्शन होगी। अब हम कुछ इसी फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सम स्पेशल पॉइंट। नंबर 1, अब यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये टो किस पे डिपेंड कर रहा है? P फिक्स हो गया, आपने डाइपोल लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E भी फिक्स हो गया, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर टो डिपेंड कर रहा है थीटा पे, यानी थीटा चेंज होने से टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी। सबसे पहले हम एज्यूम कर रहे हैं थीटा 0 है। इफ़ थीटा इज़ 0, थीटा 0 होने का मीनिंग हुआ टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन 0, और साइन 0 क्या होता है? 0। सो टो इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। ये टॉर्क की मिनिमम वैल्यू है, टॉर्क की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर 11th क्लास का एक पॉइंट और है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इफ़ फोर्स इज़ 0 और टॉर्क इज़ 0, अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है उस सिस्टम पे फोर्स 0 हो, टोटल टॉर्क 0 हो, तो ऐसे सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम, यानी इस कंडीशन को हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस कंडीशन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो, इक्विलिब्रियम का मीनिंग है टॉर्क, टोटल सिस्टम पे टोटल टॉर्क और टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, टोटल टॉर्क या टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। अगर हम लीनियर की बात करें, लीनियर मोशन की बात करें तो फोर्स 0 हो जाएगा, और रोटेशनल मोशन की बात करें तो टॉर्क 0 हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो है। लेकिन यहाँ पर आगे स्टेबल वर्ड लगाया हुआ है। तो स्टेबल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पर डाइपोल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं तो वो वापस उसी पोजीशन में आना चाहिए। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। यानी इक्विलिब्रियम का मीनिंग हुआ टॉर्क 0 और स्टेबल का मीनिंग हुआ डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ने पर वापस वही पोजीशन लेना। ठीक है। एंड नाउ इफ थीटा इज 180 डिग्री, थीटा अगर 180 डिग्री है तो इस केस में तो थीटा टॉ इज इक्वल्स टू पी ई, एंड थीटा की जगह 180 एंड साइन 180 इज अगेन 0। सो अगेन टॉर्क इक्वल टू 0। यहाँ पर भी टॉर्क क्या आएगा? 0 आएगा। या टॉर्क 0 है, इसका मतलब ये कंडीशन भी कौन सी कंडीशन हुई? इक्विलिब्रियम की कंडीशन हुई। सो दिस कंडीशन इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन इस बार ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब अनस्टेबल का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया था कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पहले इस पोजीशन पर था ना, ये थीटा इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी? पी वेक्टर की डायरेक्शन। ये ई वेक्टर की डायरेक्शन है, यानी अभी थीटा कितना है? 0 है। यानी अगर आपने डाइपोल को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया
और फिर छोड़ा तो ये वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा जिसको हमने नाम दिया था स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, डाइपोल जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हमने ऐसे रख दिया, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे इस बार ये हमारे डाइपोल पी वेक्टर की डायरेक्शन है, ये ई वेक्टर की डायरेक्शन है। अगर अब इस कंडीशन में डाइपोल को डिस्प्लेस करके छोड़े, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़े, तो डाइपोल इस पोजीशन में नहीं आएगा, डाइपोल अपने आप इस पोजीशन में आ जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका मतलब वहाँ पर इक्विलिब्रियम तो होगा। टॉर्क 0 है इसलिए इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन जो थीटा वाला 0 कंडीशन है वो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री वाला जो कंडीशन है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इज इट क्लियर? अब हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारा थीटा है वो अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, 90 डिग्री। सो फॉर्मूला याद कीजिए, टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, और थीटा की जगह 90 एंड साइन 90 इज़ 1। नाउ टो इज़ पी ई। पी का मीनिंग हुआ यहाँ पर जो टो आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइपोल को अगर हम इस पोजीशन में रखते हैं तो ये पोजीशन कंडीशन कौन सी है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस केस में ये डाइपोल सबसे ज़्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, सबसे ज़्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो ये मैक्सिमम कंडीशन होगी। तो ये किसी भी इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कौन सा है, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैक्स जो 90 वाला केस है वो इक्विलिब्रियम नहीं है, ध्यान रखना, ये नॉट इन इक्विलिब्रियम है, इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा एक और पॉइंट, दैट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है डाइपोल पे वो 0 होगा। रिजल्टेंट जो फोर्स लगता है, जैसे यहाँ पे जो लीनियर फोर्स लगा तो उसकी वैल्यू क्या थी, 0 आएगी। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 नहीं होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस केस में तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। यहाँ पे ये देखो 0 आया था, नेट लीनियर फोर्स 0 होगा। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो इस केस में फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करने से पहले अगेन हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम ये एज्यूम करते हैं दैट दिस इज़ आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक डाइपोल है, सेम हम हमारा वही डाइपोल कंसीडर कर रहे हैं, दैट माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। सो दिस इज़ आर डाइपोल ए बी। अब एक डाइपोल है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। अब मुझे क्या करना है, इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है। अभी ये जो डाइपोल है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, यानी अभी आप ये एज्यूम कर सकते हो कि ये जो डाइपोल है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और हमें क्या करना है, इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है। इस डाइपोल को जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। मीन्स आर पोटेंशियल एनर्जी of dipole is equal to the amount of work done required to carry dipole from infinity to given point of electric field। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल या किसी भी तरह की एनर्जी हो, एनर्जी फाइंड करने का, एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करने का हमारे पास मेथड यही होता है कि
सबसे पहले आप अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड कीजिए, और वो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है दैट विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप डायपोल को लेकर आओगे तो आपको डायपोल को इस फील्ड में लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो वर्क हमें फाइंड करना है। और जैसे ही वो वर्क फाइंड होगा एंड दैट वर्क W इज इक्वल्स टू दी पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से शो करते हैं, तो यहाँ पर हम उसी एक वर्क के एक्सप्रेशन को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो यानी हमें वर्क फाइंड करना है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, सबसे पहले हम किसी एक चार्ज को लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये डाइपोल था हमारा, जब हम इस डाइपोल को इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी में से मान लो हम इस डाइपोल को यहाँ पर लेकर आ गए, तो यहाँ पर हमारा डाइपोल आने के बाद में ये कुछ ऐसा पॉइंट हो गया, दिस इज़ माइनस क्यू, दिस इज़ प्लस क्यू। बिल्कुल वैसे ही हम डाइपोल, ये पॉइंट हमारा C है एंड दिस एंगल इज़ थीटा, और ये जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, रिमेंबर माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इन डाइपोल को हम कहाँ से लेकर आए, इन्फिनिटी से लेकर आए हैं। यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, और ये जो हमारा पॉइंट था वो यहाँ से यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट जो है ना माइनस क्यू चार्ज, यहाँ से यहाँ पर आ गया, और जो प्लस क्यू चार्ज था वो इधर से यहाँ पर आ गया। तो जब हम डाइपोल को यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ा है, और यहाँ जो वर्क होगा वो वर्क होगा दैट वर्क इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ा है। हमें मालूम है कि इस माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज़ क्यू ई, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू ई, फोर्स का फॉर्मूला यही होगा यहाँ पर। एंड डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, अब देखो यहाँ पर, तो अब देखो जब हम इस डायपोल को इस फील्ड में लेकर आते हैं तो माइनस क्यू चार्ज हमने जो कॉन्फ़िगरेशन एज्यूम किया है, इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग माइनस क्यू चार्ज इस हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले एंटर होगा और प्लस क्यू चार्ज बाद में एंटर होगा। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ, अगर ये हमारा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो माइनस क्यू चार्ज को AC डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा कंपैरिजन टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज से एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसलिए जो वर्क का एक्सप्रेशन है हमने ऐसे लिखा है दैट फोर्स इज माइनस क्यू ई एंड डिस्प्लेसमेंट इज AC। ध्यान रखना, पहले वाले फिगर में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली थी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC आया था, लेकिन इस डायग्राम में BC नहीं है, जो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, यानी माइनस क्यू चार्ज को इतना डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा है AC। तो अब हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा फाइंड करोगे देन cos थीटा इज बेस इज AC अपॉन हाइपोटेनस इज अगेन 2D, सो AC इज 2D cos थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AC। तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, देन वर्क इज माइनस ऑफ QE एंड AC इज 2D cos थीटा। अगेन डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट ज़रूर आएगा यहाँ पर, और डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन लाने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख रहे हैं दैट माइनस ऑफ Q2D को एक साथ लिख दिया एंड E cos थीटा। तो माइनस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ P माइनस PE cos थीटा। So this is the value of work done, and according to our definition of potential energy, this work is stored in the form of potential energy. So our the expression of potential energy is minus PE cos theta, or we can write that U, energy is a scalar quantity, so it is minus P vector dot E vector। है ना, cos theta आया तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं that U is equals to minus PE cos theta। अब वापस हम जैसे हमने टॉर्क में कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस किए थे, तो हम यहाँ पर भी स्पेशल पॉइंट डिस्कस करते हैं। सम स्पेशल पॉइंट नंबर 1, अगेन ये जो U का एक्सप्रेशन है, P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो ये U यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है अगेन। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा ज़ीरो है तो U कितना होगा, U इज़ माइनस PE cos थीटा की जगह 0 एंड cos 0 इज़ 1,
सो u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई। यहाँ पर अगर आपको ध्यान है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ रही है, यानी ये एक स्टेबल कंडीशन है। और u क्या है, u मिनिमम है। सिस्टम का u मिनिमम ही होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, तभी वो स्टेबल कंडीशन होती है। और आपको ये रिमेंबर भी होगा थीटा जीरो है, इसलिए ये कंडीशन कौन सी है, टॉर्क जीरो है, तो ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, दिस इज आर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी आप उसको कुछ इस तरह के एग्जांपल से समझ सकते हो। यानी ये इस तरह का कोई वेल है, यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, एक बॉल है। अगर इस बॉल को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ भी देंगे तो ये बॉल वापस कहाँ आने की कोशिश करेगी, सेंटर में आने की कोशिश करेगी। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल होता है उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। जो अभी हमने बात की थी थीटा इक्वल टू जीरो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करता है। और इस स्टेबल इक्विलिब्रियम पर u क्या होगा, मिनिमम होगा, और मिनिमम भी कितना होगा, माइनस ऑफ पी ई। नाउ लेट्स डिस्कस आवर सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम लर्न करते हैं हमारा टॉर्क कितना आया था। 180 केस में टॉर्क की वैल्यू आई थी 0, यानी अगेन कंडीशन तो इक्विलिब्रियम की आएगी, लेकिन इस बार कौन सा इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। तो पहले बात करते हैं एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इज 180 डिग्री, एंड कॉस 180 इज माइनस वन, then u is equals to minus of PE, and cos 180 is minus 1, so u is equals to plus PE। और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। और ये हमारा साथ में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी होगा। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी शो नहीं किया जाता, इक्विलिब्रियम केवल टॉर्क या फोर्स की वैल्यू से डिसाइड किया होता है। टॉर्क या फोर्स अगर जीरो है तो वो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये सिस्टम कुछ इस तरह का है, जैसे ये अगर कोई इस तरह का कोई सरफेस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके छोड़ दूँ तो ये वापस इस पोजीशन में नहीं आएगा। अभी यहाँ रुका हुआ है, इसका मतलब इस पर फोर्स नहीं लग रहा, इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन अगर इसको आप डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो ये वापस इस पोजीशन में नहीं आएगा जैसा कि इस पोजीशन में आया था। तो इसलिए ऐसे इक्विलिब्रियम को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। एंड आवर थर्ड केस इज इफ थीटा इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री केस में u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई कॉस 90, और cos 90 होता है 0, सो u इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस केस में, 0 है, यानी इस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और इस केस में आपको पता है टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी, 90 केस में मैक्सिमम आई थी, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल लगेगा, यानी इस केस में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ये आप कुछ इस तरह का केस मान सकते हो कि यहाँ पर एक हमारे पास ऐसा सिस्टम है और यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में नहीं है बिकॉज tau is not equal to 0. So our today's last topic is amount of work done for rotating dipole in uniform electric field. तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो हमने आज डिस्कस किया है, नंबर 1 टॉर्क फाइंड किया है, यानी जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखा जाता है तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज पी ई साइन थीटा, इक्वेशन 1। इसके बाद में हमने फाइंड किया था कि डाइपोल को इन्फिनिटी से किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन में एक रैंडम पोजीशन से इन्फिनिटी से जब हम उसको फील्ड में लेकर आते हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, एंड दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड द फॉर्मूला ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। ये ध्यान रखना हमें। दिस इज आवर इक्वेशन 2। Now we consider an electric dipole in uniform electric field, और वो जो डाइपोल है ऑलरेडी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा 1 एंगल बना रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस डाइपोल को उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये है और मैं इस डाइपोल को इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा हूँ, और रोटेट करने के बाद में हम एज्यूम कर रहे हैं हमारा डाइपोल कुछ इस तरह का हो जाता है। रोटेट करने के बाद की बात कर रहा हूँ। नाउ दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू,
और ये जो इस बार एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज θ2। तो रोटेट किया हमने, तो रोटेट करने में भी हमें वर्क करना पड़ेगा और उस वर्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, So in case of linear motion, तो वो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट इन केस ऑफ रोटेशन फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अभी हमने सबसे पहले हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने हमारे डाइपोल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, इट मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन विल ऑल्सो बी स्मॉल। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉ इंटू डी थीटा। को ध्यान रखना, यहाँ पर हम रोटेशन के केस की बात कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, इसलिए फोर्स को तो रिप्लेस किया है टॉर्क से, क्लास 11th में हमने ये पढ़ा है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हम डी एक्स लिखते थे, उसको हमने रिप्लेस किया है डी थीटा से, क्योंकि इस बार डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हमने डी एक्स की जगह यहाँ पर डी थीटा लिया है। ओके, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉ डी थीटा, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 टॉ इज पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। लेकिन हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना, हमें θ1 पोजीशन से लेकर θ2 पोजीशन तक डायपोल को लाने में जो वर्क किया है वो फाइंड करना है। सो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा डी थीटा, और जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो θ1 टू θ2 लगेगी। नाउ W वर्क डन, P is constant, E is constant, integration of sin theta d theta, W is equals to PE, and integration of sin theta is minus of cos theta, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। सो W is equals to माइनस ऑफ, ये माइनस का साइन, माइनस ऑफ PE, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं cos θ2, इसके बाद में लोअर लिमिट cos θ1। सो इस फॉर्मूला को फाइनली हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पी ई बाहर माइनस साइन था तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया इधर cos θ1 माइनस cos θ2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन फॉर रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। W इज इक्वल्स टू पी ई cos θ1 माइनस cos θ2। जैसे अगर हम बात करें कि डाइपोल, पहले तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पहले कुछ इस तरह से रखा हुआ है, दिस इज ई वेक्टर, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, तो यहाँ पर θ1 कितना हुआ, 0। और अब हम इस डाइपोल को इस पोजीशन में लेकर आ रहे हैं रोटेट करने के बाद में, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, यानी θ2 इज 90। तो अब बताओ वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, पी ई cos θ1 मीन्स cos 0 माइनस cos θ2 मीन्स cos 90, cos 0 इज 1 and cos 90 is 0. So W is equals to PE, यानी कहने का मीनिंग ये हुआ कि डाइपोल को जब आप इस पोजीशन से इस 90 डिग्री वाले पोजीशन में लेके आओगे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट विल बी PE।